दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय घर का सुबह का दृश्य। सुबह के 6 बजे थे। प्रिया रसोई में चाय बनाने की तैयारियां कर रही थी। हे भगवान, आज भी सबको खुश रखना, मुझसे कोई गलती ना हो। तभी सुनीता देवी गुस्से में रसोई में आई। उनके चेहरे पर नाराजगी स्पष्ट थी। अरे ओ प्रिया, अभी तक चाय भी नहीं बनी। सुबह से क्या करती रहती हो? अपने मायके में भी ऐसे ही आराम करती थी क्या? मम्मी जी, बस 2 मिनट में तैयार हो जाएगी। आज साथ में सब्जी भी काट रही हूँ। कुछ देर बाद राजू अपने कमरे से निकल कर आया। उसके माथे पर चिंता की लकीरें थी। मम्मी, प्रिया कोई गलत काम तो नहीं कर रही? आपको उस पर इतना गुस्सा क्यों आता है? अरे ओ, अब तो भी मुझे सिखाने लगा। पत्नी के चक्कर में माँ को भूल गया क्या? नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है। उसी समय रामलाल अखबार लेकर बैठे हुए थे, लेकिन पत्नी बहू के झगड़े की आवाज सुनकर वो परेशान हो गए। अरे सुनीता, इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? लड़की काम तो कर ही रही है। आप भी इसका ही साथ देने लगे। घर में मेरी कोई इज्जत है भी कि नहीं? प्रिया चुपचाप सबको चाय परोसती है, लेकिन उसकी आंखों में दुख था, पर चेहरे पर धैर्य। कुछ समय बाद प्रिया घर के सारे काम निपटाने के बाद बाहर आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी एक बुढ़िया भिखारी उसके पास आकर रुकी। बेटी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, थोड़ा सा खाना मिल जाए तो भगवान तेरा भला करेगा। माता जी, आप यहीं बैठिए, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। प्रिया जल्दी से अंदर गई और अपनी थाली से आधा खाना निकाल कर लाई। प्रिया, ये क्या नाटक चल रहा है? घर में दाल रोटी के लिए तरसते हैं और ये महारानी दान कर रही है। मम्मी जी, देखिए तो कितनी कमजोर है। एक रोटी से ही सही भगवान का नाम हो जाएगा। भगवान का नाम? पहले घर वालों की सोच, फिर बाहर वालों के लिए भगवान बनना। बेटी, तुम बहुत अच्छी है। मैं देख रही हूँ कि तुझे यहाँ कितना सुनना पड़ रहा है। कोई बात नहीं माता जी, भगवान की इच्छा है। आप जब भी भूखी हो यहाँ आ जाइएगा। मैं कोशिश करूँगी आपको खाना देने की। बेटी, तेरा ये दयालु दिल भगवान को बहुत अच्छा लगता है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएं। परी चली गई। प्रिया को एक अजीब सी शांति मिली, जैसे कोई माँ ने उसे सहारा दिया हो। ना जाने क्यों इन अम्मा से मिलने के बाद मन में शांति मिली है। रात के खाने का समय था। पूरा परिवार खाना खाने बैठा था। पापा जी, और सब्जी लीजिए। राजू जी, रोटी गरम है। अरे तुम भी बैठकर खाओ प्रिया, रोटी तो मैं खुद भी ले लूंगा। अरे नहीं, पहले सबकी सेवा करें, फिर खुद खाएं। यही तो सिखाना चाहिए था इसके घर वालों को। सुनीता, दिन भर की मेहनत के बाद लड़की को खाना भी चैन से नहीं खाने देगी। आप चुप रहिए, आजकल सब मेरे ही खिलाफ हो गए हैं। खाना खत्म होने के बाद प्रिया के लिए बहुत ही कम खाना बचा था। वो चुपचाप खाना खाकर सो जाती है, लेकिन भूख के कारण उसके पेट में गुड़गुड़ाहट की आवाज आ रही थी। हे भगवान, ये सब आपकी इच्छा है। मुझे सब्र दीजिए और घर वालों को खुश रखिए। अगली सुबह प्रिया हमेशा की तरह जल्दी उठकर घर के कामों में लग गई। दोपहर में वही भिखारन फिर से आई। बेटी, कल तुमने कहा था कि भूख लगे तो आ जाना। आज सुबह से मुझे कुछ नहीं मिला। हाँ माता जी, मैंने कहा था, चाहे घर वाले नाराज हो, पर मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकती। प्रिया फिर से अपनी थाली में से खाना लेकर आती है। तभी रीता अपने पति मुकेश के साथ मिलने आई। प्रिया तो क्या कर रही है? अब तुम्हारी सहेली को ही देख लो, कैसे बाहर वालों को खिलाने में लगी रहती है। आंटी जी, प्रिया हमेशा से ही ऐसी है। गरीबों की मदद करना उसका स्वभाव है। हाँ हाँ, सब मिलकर इसकी तारीफ करो। घर की हालत कोई नहीं देखता। तभी परी ने जानबूझकर अपनी थाली गिरा दी। देखा, मैं कहती थी ना कि बाहर वालों को घर लाने पर क्या फल मिलता है। अब कौन साफ करेगा ये गंदगी? अरे बेटी, हाथ कांप रहे हैं बुढ़ापे में। कोई बात नहीं माता जी, मैं साफ कर देती हूँ, आप परेशान ना हो। प्रिया ने झटपट फर्श साफ किया और फिर से खाना लेकर आई। सच में ये लड़की फरिश्ता है। इसमें वो सब गुण हैं जो एक अच्छे इंसान में होने चाहिए। तीसरे दिन दोपहर में प्रिया फिर से भिखारन को खाना देने के लिए तैयार हुई। इस बार सुनीता देवी पहले से ही गुस्से में खड़ी थी। बस बहुत हो गया, 3 दिन से ये नाटक चल रहा है। आज मैं इस भिखारी को घर से भगाती हूँ। बहन जी, मैं तो बस भूख मिटाने आई हूँ, कोई नुकसान नहीं कर रही। भूख है तो मेहनत कर। हमारे घर का दरवाजा रोज खटखटाने की जरूरत नहीं है। मम्मी जी, ये बहुत बूढ़ी और कमजोर है, इनसे कोई काम नहीं हो सकता। बहू, अभी कभी अंदर चल, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी, बस भी कीजिए अब।
राजू, तू मुझसे ऐसी बात कर रहा है अपनी माँ से? हाँ मम्मी, गलत बात को तो गलत बोल सकते हैं, पर इसमें प्रिया की कोई गलती नहीं है। शाबाश बेटा, पति का यही धर्म है, पत्नी का साथ देना। सुनीता देवी, बहुत हो गया तुम्हारा अत्याचार। परी का रूप अचानक बदलना शुरू हुआ। उसके चारों ओर सुनहरी रोशनी फैलने लगी और पूरा माहौल दिव्य हो गया। मैं वो शक्ति हूँ जो अच्छे लोगों की रक्षा करती है। 3 दिन से मैं प्रिया की परीक्षा ले रही थी। आप देवी हैं? हाँ, कई दिन तक मैं तुम्हारे घर में भिखारन बनकर आती रही हूँ। प्रिया ने हमेशा मेरी मदद की है और मुझे अपना खाना तक दे दिया। परीलोक में सुंदर फूल, सुनहरे महल और स्वादिष्ट खाना था। परी ने प्रिया को सब दिखाया। प्रिया बेटी, यहाँ तू रानी बनकर रह सकती है। माताजी, ये सब तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं उन सबको छोड़कर यहाँ नहीं रह सकती। लेकिन उस घर में जहाँ तुम्हें इतना कष्ट मिलता है, वहाँ तुम वापस जाना क्यों चाहती हो? सच कहूँ तो घर वाले मुझसे नाराज रहते हैं, पर मैं उनसे प्रेम करती हूँ। वो मेरा परिवार है। यही तो देखना चाहती थी मैं। तेरा प्रेम ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं, लेकिन परी उन सबके सामने अकेले प्रकट होती है। पूरा परिवार डर के साथ इंतजार कर रहा था। माताजी, हमारी प्रिया कहाँ है? प्रिया परिलोक में है। मैंने उसे वहाँ की रानी बनने का मौका दिया है। मतलब वो वापस नहीं आएगी? हे भगवान, हम अपनी बहू के बिना कैसे रहेंगे? हमें माफ कर दो माताजी, हम उसके बिना नहीं जी सकते। मुझे मेरी प्रिया वापस कर दो। वो सब हाथ जोड़कर परी से प्रिया को वापस मांगने लगते हैं। अगर ये मेरी इच्छा होती तो मैं कभी प्रिया को वापस नहीं आने देती, लेकिन ये उसकी मर्जी है। वो खुद वापस आना चाहती है। वो वापस आना चाहती है हमारे पास। मैंने उसे कहा था कि तुम लोग उससे प्रेम नहीं करते, लेकिन वो अपने परिवार के बिना नहीं रह सकती। हे भगवान, कैसी महान बेटी को मैंने सताया है। मैं कितनी पापी हूँ। अगर मैं प्रिया को वापस भेजूं तो क्या तुम लोग उसकी कद्र करोगे? हाँ माताजी, मैं वादा करता हूँ, मैं अपनी पत्नी का हमेशा सम्मान करूँगा। परी की आंखों में खुशी चमकी। उसने प्रिया को वापस बुलाया। बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं अंधी थी, तेरी अच्छाई नहीं देख सकी। मम्मी जी, अब सब ठीक है, बस मुझे आप सबका प्यार चाहिए था। बेटी, तूने परिलोक को छोड़कर इन्हें चुना है, इसलिए तुझे ये जादुई बर्तन देती हूँ। इसमें खाना कभी खत्म नहीं होगा। शुक्रिया माताजी। याद रखना, प्रिया ने तुम सब लोगों के लिए स्वर्ग छोड़ा है। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस घर को स्वर्ग जैसा बनाओ। परी अदृश्य हो गई। घर में नई शुरुआत हुई। किसी गांव में एक बहुत ही बदसूरत दिखने वाली कंचन नाम की लड़की रहा करती थी। गांव के सभी लोग उस लड़की से बहुत नफरत करते थे, क्योंकि उसका रूप बहुत ज्यादा आंखों में चुभने वाला था। जो एक बार उसे देख लेता उसे दोबारा देखना ही नहीं चाहता था, जिस वजह से ज्यादातर कंचन अपने घर में ही रहा करती। कंचन अपने घर में लगे हुए सभी शीशों पर पर्दा डाल रखा था, क्योंकि उसमें खुद में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी बदसूरती का सामना कर सके। ऐसे एक रोज जब कंचन अपने घर के काम कर रही थी, तभी जोर की हवा चलती है और आईने से एक पर्दा उठकर गिर जाता है। काम में मग्न हुई कंचन गलती से आईने की तरफ अपना ध्यान देती है। उस आईने में वो अपना बदसूरत रूप देखती है और कंचन जोर से चिल्लाती है और आंखें बंद करके बोलती है, नहीं, मैं अपना ये रूप नहीं देख सकती। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। ना जाने कब मुझे इस बदसूरत रूप से मुक्ति मिलेगी। कोई मुझे इस रूप की वजह से पसंद भी नहीं करता। जो कोई मुझे देखता है वो मुझे नकार देता है। इतना कहकर कंचन वापस से आईने पर पर्दा ढक देती है। कुछ देर बाद वो अपने घर से मटका उठाकर कुएं की तरफ पानी भरने के लिए चल देती है, जहाँ पर पहले से ही कुछ औरतें कुएं पर पानी भर रही थी। कंचन को वहाँ देख वो औरतें जल्दी जल्दी पानी भरकर वहाँ से जाने लगती हैं। जाने अनजाने में फिर भी उनमें से एक औरत की नजर कंचन के चेहरे पर चली जाती है और वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोलती है, हाय हाय हाय, क्या शक्ल देख ली मैंने सुबह सुबह, इतनी गंदी सूरत। अरे भगवान, कुछ और दिखा देते सुबह सुबह। इस मनहूस की शक्ल दिखा दी आपने तो पूरा दिन बेकार जाएगा। इतनी गंदी सूरत है इसकी तो। हाय हाय, आज सुबह से मेरा दिन कैसा जाएगा। अरे सुबह सुबह इसकी शक्ल देख ली तो मेरा दिन ही बेकार जाएगा लग रहा है मुझे तो। मुझे लग रहा है मुझे ना घर में ही बैठना पड़ेगा। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अगर मेरी सूरत ही ऐसी है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अरे तेरा क्या कसूर है? तेरा कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर तो हमारा ही होगा, क्योंकि तेरी शक्ल देख ली हमने सुबह सुबह। अरे नासपीटी, अपने चेहरे को ना ढक के आया कर, घूंघट ले लिया कर। अगर तेरे घर में ना कोई कपड़ा ना हो ना
तो मेरे से ले ले और शक्ल ना ढक के ही आया कर। मेरा तो दिन ही खराब गया है, दूसरे का ना चला जाए दिन खराब। मुझे तो समझ नहीं आता तू अपने आप को समझती क्या है? हुस्न की परी समझती है क्या? ऐसे ही लहराते हुए तू बाहर आ गई है। अरे कोई तेरी शक्ल देख लेना, वहीं के वहीं मर जाए, ऐसी शक्ल है तेरी। उस औरत की ऐसी बातें सुनकर कंचन को बहुत बुरा लगता है। बेचारी बिना पानी लिए ही रोती हुई अपने घर चली जाती है और खुद को अपने घर में बंद कर लेती है। तभी कंचन को रोते रोते अपने बीते हुए जीवन की याद आने लगती है। किसी जंगल के पास से खूबसूरत सी झील बहा करती थी। उस झील का पानी बेहद नीला था और उस पानी में एक परी रहा करती थी। उस परी का नाम था कंचन। कंचन को हर कोई पानी परी के नाम से जानता था। कंचन का रूप इतना सुंदर था कि जो कोई भी उसे एक बार देख लेता तो उसका दीवाना हो जाता था। अक्सर ही कई बार लोगों को पानी परी उस झील पर नजर आया करती थी। ऐसे एक दिन पानी परी से मिलने उसकी दोस्त काली परी आती है और काली परी थोड़ी सांवली थी लेकिन दिल की बड़ी अच्छी थी। काली परी पानी परी से मिलती है और बोलती है, कैसी हो पानी परी? काफी दिन हो गए हैं, तुम परीलोक में नहीं आई हो। क्या करूं? वहाँ पर आती हूँ तो सब मेरे रूप को नजर लगा देते हैं और मैं हुई इतनी सुंदर। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम वहाँ पर आना ही छोड़ दोगी। तुम ये बताओ, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मैं तुम्हें बताने आई थी कि परीलोक की सारी परियां मिलकर एक बहुत बड़ा जश्न कर रही हैं और मैं यहाँ तुम्हें उस जश्न में बुलाने के लिए आई हूँ। जश्न? कैसा जश्न? दरअसल परीलोक में सबसे पुरानी परी यानी कि लाल परी हमारी रानी का जन्म दिवस है, इसलिए ये सारा उत्सव किया जा रहा है। अच्छा ये बात है। हाँ तो तुम आओगी ना? देखते हैं, अगर मुझे मेरे रूप को निखारने से फुर्सत मिली तो मैं जरूर आऊंगी। तुम परीलोक की परी हो, तुम्हारा परम कर्तव्य परीलोक की तरफ होना चाहिए, ना कि अपनी सुंदरता की तरफ। अरे तुम क्या जानो सुंदरता होती क्या है और उसको कितना संभाल के रखना पड़ता है। तुम तो कितनी काली हो। रंग रूप केवल आँखों के देखने में होता है। इंसान हो या परी, उसका मन कितना निर्मल है ये उसके कर्म से ही पता चलता है। बस बस बहुत हो गया, इतना बोलने की आवश्यकता नहीं है। तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी। ऐसे ही पानी परी से कुछ देर बात करने के बाद काली परी वहाँ से चली जाती है। पानी परी को हमेशा से ही अपने रूप पर बहुत घमंड था। चाहे कोई परी उससे कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन पानी परी को हमेशा अपना रूप ही सबसे ज्यादा अच्छा लगता था, जिसके चलते वो अक्सर ही बाकी परियों की बेइज्जती करके उन्हें नीचा दिखाया करती। ऐसे ही परीलोक में जश्न का दिन आता है। पानी परी अच्छे से तैयार होकर परीलोक पहुँचती है। तभी काली परी उसे देखकर कहती है, अरे तुम आ गई, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार? पर किस लिए? मैं कौन सा कोई लड्डू लेके आने वाली थी जो तुम्हें मेरा इतना इंतजार था? अरे सबसे मिलवाना जो था तुमको। जब से तुम उस झील में रहने के लिए गई हो तब से परीलोक में कई और नई परियां आ गई हैं। अच्छा ये बात है, पर कोई भी आ जाए, कोई भी मेरे रूप का मुकाबला नहीं कर सकता। परीलोक की सबसे सुंदर परी हूँ मैं, आज भी थी और आने वाले वक्त में भी रहूंगी। ऐसे ही काली परी पानी परी को परीलोक की बाकी सभी नई परियों से मिलवाती है। पानी परी जिससे भी मिलती उसके रूप की निंदा करके उसे उदास करती। ये सब देखकर काली परी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो पानी परी से बोलती है, तुम ये सब क्या कर रही हो पानी परी? क्यों, क्या हुआ? मैंने ऐसा क्या किया है? तुम हर किसी की निंदा करके उसके दिल को ठेस क्यों पहुंचा रही हो? ये तो गलत बात है तुम्हारी। जो जिस लायक है उसे वही तो कहूँगी ना। जब कोई मेरे रूप का मुकाबला कर ही नहीं सकता तो मैं किसी की झूठी तारीफ क्यों करूं? ऐसे किसी भी परी का दिल दुखाना बहुत ज्यादा गलत है। तुम्हें अपने रूप पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए। जब मेरे पास ऐसा रूप है घमंड करने वाला, मैं तो घमंड करूंगी और हमेशा करती रहूंगी। और क्यों ना करूं, आखिर मैं इस परीलोक की सबसे सुंदर परी हूँ। कहीं ऐसा ना हो पानी परी कि एक दिन तुम्हें तुम्हारे इस रूप की वजह से बहुत बड़ा हर्जाना भरना पड़े। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे रूप की वजह से मुझे हर जगह बस तारीफ ही मिलती है और आगे भी मिलती रहेगी। पानी परी और काली परी बात ही कर रहे थे, तभी वहाँ पर लाल परी आती है। लाल परी को जैसे ही पानी परी के बारे में पता चलता है तो पानी परी के घमंड को सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है, पर जश्न का माहौल खराब ना हो इसलिए वो उसको कुछ नहीं बोल पाती। पर अपनी हरकतों से पानी परी जरा भी बाज नहीं आती। पानी परी अपने रूप के घमंड से एक और नई परी की बेइज्जती कर देती है। पानी परी को अपने रूप पर घमंड करते हुए देखकर एक नई परी उसकी बेइज्जती कर देती है, जिस पर पानी परी को बहुत गुस्सा आता है।
और वो नई परी के गाल पर चाटा मार देती है, जिसके बाद लाल परी को गुस्सा आता है और वो उसी वक्त पानी परी के पास जाती है और बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने से छोटी परी पर हाथ उठाने की? मैं कुछ भी कर सकती हूँ। यदि कोई मेरे रूप की तरफ बुरी नजर से देखेगा या मेरे रूप की निंदा करेगा तो मैं उसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ। पानी परी, तुम्हें अपने रूप पर कुछ ज्यादा ही अभिमान हो चुका है। अभी भी वक्त है, रुक जाओ, नहीं तो ये अभिमान तुम्हें एक दिन ले डूबेगा या किसी भारी संकट में तुम्हें डाल देगा। मुझे किसी संकट का कोई डर नहीं है। मुझे अपने रूप की हिफाजत करनी आती है। वैसे आप क्या जानोगी कि आखिर रूप होता क्या है? आप भी काली परी से कम नहीं हैं। जैसी वो है वैसे ही आप भी हैं। और जिस स्थान पे आप बैठी हैं ना, उस जगह मुझे होना चाहिए था, क्योंकि सिंहासन के लिए एक सुंदर परी चाहिए और सुंदर परी के सारे गुण हैं मेरे अंदर। पानी परी के बात सुनकर लाल परी के गुस्से की सीमा अब टूट गई थी और वो पानी परी को श्राप देते हुए बोलती है, तुम्हें अपने रूप पर कुछ ज्यादा ही घमंड है ना, तो मैं तुम्हें अभी श्राप देती हूँ कि तुम आज इसी वक्त इतनी ज्यादा बदसूरत और कुरूप हो जाओगी कि कोई तुम्हारी सूरत देखना भी नहीं चाहेगा। तुम्हें दुख, दर्द, तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। लाल परी के बस इतना कहते ही पानी परी का रूप एक बदसूरत सी लड़की के रूप में बदल जाता है, जिसे देखकर पानी परी हैरान हो जाती है और बोलती है, नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, मुझे श्राप से मुक्त कर दीजिए। मैं इस जिंदगी में बदसूरत रूप के साथ नहीं जी सकती। आज के बाद मैं किसी को भी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें एक परी ने श्राप दिया है और परी का श्राप कभी भी जाया नहीं जाता। तुमने जो गलती करी उसकी सजा तुम्हें मिलनी ही थी, लेकिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए श्राप का तोड़ मैं तुम्हें बताती हूँ। जब कभी भी तुम्हारे इस रूप से किसी को प्रेम होगा, तुम्हारे श्राप का उसी वक्त अंत हो जाएगा। आखिर क्यों मैंने अपने रूप का इतना घमंड किया? काश कि मैं ऐसा नहीं करती तो आज ये सब नहीं होता। दिन गुजरते चले जाते हैं और कंचन अपने बदसूरत रूप के साथ जीती है, लेकिन अब उसका जीना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। ऐसे एक दिन कंचन कुएं में कूदकर अपनी जान ही देने वाली होती है कि तभी सुंदर नाम का एक लड़का जाकर उसको रोक लेता है और उससे बोलता है, अरे अरे मोहतरमा, ये क्या कर रही हैं आप? पानी में कूद के अपनी जान दे रही हूँ। अच्छा, अब जान देने वाली थी? मुझे तो लगा आप कुआं नापने वाली हो। अरे मोहतरमा, मुझे दिख रहा था आप जान दे रही हो, लेकिन जान दे क्यों रही हो? अरे ये जीवन ना भगवान का दिया हुआ है। कई इंसान मौत की कगार पे खड़े होते हैं, लेकिन वो चाहते हैं वो जिए, लेकिन वो जी नहीं पाते। भगवान ने आपको जीवन दान दे रखा है और आप हो क्या आप जान देना चाहती हो? अरे भाई, क्या हो गया? क्योंकि कोई भी मुझे इस रूप में पसंद नहीं करता और ना ही अपने आसपास भटकने देता है। मैं ऐसी जिंदगी और नहीं जीना चाहती, इसलिए मैं मरने जा रही हूँ। अरे मोहतरमा, रुक जाइए, पहले बात कर लो मुझसे। और आपकी दिक्कत क्या है? यही ना कि कोई आपसे बात करने वाला नहीं है और आपको ये लगता है कोई आपको नहीं समझता। तो मैं समझूंगा आपको। आप मुझे बताओ क्या दिक्कत, क्या परेशानी है? अरे मैं सबको समझता हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि कोई मुझे नहीं समझता, लेकिन मैं सबकी बात समझ जाता हूँ। आपकी बात और परेशानी भी समझूंगा। बताओ क्या बात है? तुम मुझे झूठा दिलासा क्यों दे रहे हो और तुम मुझसे इतनी देर बाद कैसे कर रहे हो? क्या तुम्हारे नेत्रों में मेरी बदसूरत रूप चुभ नहीं रही है? क्यों, आप में कांटे लगे हैं क्या? और मैं आपसे क्यों भागूंगा दूर? इतनी अच्छी तो दिखती हो आप, और आपके रूप को देखकर तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि इसमें थोड़ा भी कुछ अजीब है। और हाँ, बात रही लोगों की, मैं आपको बता दूं कि मैं बाकी लोगों जैसा नहीं हूँ, अलग हूँ मैं। सुंदर उससे बहुत देर तक बातें करता है और बातों ही बातों में दोस्ती भी हो जाती है। दिन गुजरते हैं। अब जब भी कोई कंचन को कुछ कहता तो सुंदर उसके हक में बोलने के लिए जरूर आ जाता। आखिर सुंदर भी कब तक कंचन का साथ देता। सब लोग कंचन के साथ साथ अब सुंदर को भी बुरा भला कहने लगे थे, जिसके चलते एक दिन सुंदर कंचन से कहता है, कंचन देखो, तुम्हारे बारे में ना आए दिन ये गाँव वाले कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, जो कि मुझसे देखा नहीं जाता। इसलिए मैंने कुछ सोचा है, एक फैसला किया है मैंने। फैसला? लेकिन कैसा फैसला? मैं तुमसे शादी करके तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ, ताकि ये समाज, लोग, कोई तुम्हें कुछ ना कह सके, और अपने घर की लक्ष्मी बनाना चाहता हूँ तुम्हें। क्या? सच में? तुम सच बोल रहे हो? तुम मुझ जैसी बदसूरत रूप वाली लड़की से शादी करना चाहते हो, उसे अपनाना चाहते हो? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम मुझे अपने पति के रूप में अपनाओगी? अर्धांगिनी बनोगी मेरी? मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात हो ही नहीं सकती। कंचन की बात सुनकर सुंदर खुश हो जाता है, जिसके बाद पूरे गांव वालों के सामने सुंदर कंचन के साथ शादी कर लेता है और उसे अपनी पत्नी बना लेता है। तो गांव वालों,
आज से कंचन मेरी पत्नी है। वो बदसूरत हो चाहे जैसी भी हो, मेरी पत्नी है। मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अगर आज के बाद किसी ने भी मेरी पत्नी के बारे में कुछ भी कहा, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो चाहे कोई भी हो, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा और उसकी वो हालत करूंगा ना कि दोबारा कोई मेरी पत्नी का मजाक बनाने से पहले 1000 बार सोचेगा। इसीलिए आप सबकी भलाई इसी में है कि मेरी पत्नी चाहे खूबसूरत हो चाहे बदसूरत हो, उसके बारे में आप लोग कुछ ना कहे। अगर किसी ने कहा तो उसे दुनिया से उठा दूंगा मैं, क्योंकि मेरी नजर में मेरी पत्नी जैसा खूबसूरत कोई नहीं है। आप लोगों को सूरत दिखती है, मुझे सीरत दिखती है इसकी। बहुत प्यार करता हूँ अपनी पत्नी से और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। तो आप लोगों की भलाई इसी में है कि मेरी पत्नी के बारे में कोई कुछ ना बोले। सुंदर के इतना कहते ही कंचन के बदन पर तेज रोशनी आसमान से आ पड़ती है और कंचन का रूप परिवर्तित हो जाता है और वो श्राप से मुक्त हो जाती है। लेकिन वो अपने पहले वाले पानी परी के रूप में नहीं आती, बल्कि उसे एक नया रूप मिल जाता है। ये सारा नजारा देखकर गांव के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तुम एक सच्चे इंसान हो जिसका दिल शीशे की तरह साफ है। तुमने मुझे मेरे बदसूरत रूप के साथ भी पूरे दिल से अपनाया, इसलिए आज मैं श्राप मुक्त हो गई हूँ और मुझे मेरा नया रूप मिल गया। जिसके बाद कंचन सुंदर और बाकी सभी गांव वालों को अपने हुए की सारी कहानी सुनाती है। सभी लोग कंचन का सच जानकर बहुत हैरान होते हैं, पर अब सुंदर के आ जाने के बाद कंचन का जीवन अब एक नए रूप से शुरू हो चुका था और उसकी इस नई जिंदगी में अब खुशियां भर जाती हैं।